हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे, स्पेशल टेस्ट, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 28 टेस्ट कवर कर लिया था। आज जो होने वाला है वो है टेस्ट नंबर 29। टेस्ट नंबर है 29। इसके पहले 28 टेस्ट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो टेस्ट नंबर 29 का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए थे। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। बात किया जाए अगर फिरोज शाह तुगलक का, तो यह तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का शासक होता है। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र शासक होता है जो दिल्ली सल्तनत में अपना आत्मकथा लिखता है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जो अपना ऑटोबायोग्राफी खुद लिखता है। अगर बात किया जाए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा 3 विभाग की स्थापना की गई थी: दीवान इस्तिहाक, बंदगान और खैरात। इस्तिहाक, बंदगान और खैरात। दीवान इस्तिहाक, दीवान बंदगान और दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगर बात किया जाए इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वही अगर बात किया जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक का, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश क्योंकि इसने अपना राजधानी दिल्ली को बनाया था तथा दिल्ली से शासन कर रहा होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया जाता है। इक्ता प्रथा तथा तुर्कान चिहलगानी का जन्मदाता माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा प्रारंभ किया जाता है तथा 40 तुर्क सरदारों का गठन किया जाता है जिसे तुर्कान चिहलगानी कहा गया। अगर बात किया जाए इल्तुतमिश का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया कुतुब मीनार को पूरा करवाता है इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट इल्तुतमिश से भी याद रखना है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविद कनिंघम ने बिहार में खोज की थी किसका? पुरातत्ववेदा कनिंघम ने बिहार में किसका खोज किया? बात किया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में भारत में पुरातत्वविद का स्थापना किया जाता है। भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार में केसरिया स्तूप, चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज, अशोक स्तंभ एवं बसाड़ के अवशेष पर आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज की जाती है। केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ एवं बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का खोज किया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? हाजीपुर का स्टेशन मास्टर को जो हत्याकांड किया गया था, इसमें किसे फांसी दिया गया था? तो रामदेनी सिंह को। बिहार के कंटेक्स्ट से क्वेश्चन है, रामदेनी सिंह को फांसी दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आग की खोज पूरा पाषाण काल में होमो इरेक्टस के द्वारा की गई थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज होमो इरेक्टस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? बात किया जाए अगर जैन धर्म का, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होते हैं। वही जैन धर्म का बात किया गया है तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या है 24, जिसमें प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वही अगर बात किया जाए 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। जैन धर्म का अगर बात किया जाए ग्रंथ का, तो प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगर बात किया जाए त्रिरत्न जैन धर्म के द्वारा त्रिरत्न दिया गया था: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। वही अगर बात किया जाए जैन धर्म से संबंधित है सयादवाद या अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। सयादवाद या अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर होते हैं पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखना है।
टोटल 24 तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, 23वां तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। अगर बात किया जाए जैन धर्म में, तो जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ होती है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा, वही द्वितीय जैन संगीति बल्लाभी गुजरात में जिसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया जाता है। प्रथम पाटलिपुत्र में जिसका अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा और दूसरा बल्लाभी गुजरात में जिसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया जाता है। यहाँ सिर्फ पूछा गया था कुल कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी पूजा प्रारंभ किया था, यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण किया था। पत्नी पूजा प्रारंभ कौन किया था, तो वो था सेनगुटवन। ऑप्शन याद रखना है, सेनगुटवन। लाल चेर के नाम से इसे जाना जाता है। इसने कनगी पूजा प्रारंभ की थी। ऑप्शन हो जाएगा सी, सेनगुटवन। अगर बात किया जाए चेर का, तो चेर का प्रतीक चिन्ह जो था वो था धनुष। चेर का प्रतीक चिन्ह था धनुष। ठीक है, याद रखना है, लाल चेर के नाम से जाना जाता था सेनगुटवन। इसने कनगी पूजा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है विभाजन और समतुल्य। मंडलम किसके समतुल्य होता है, तो मंडलम प्रांत के समतुल्य, वही कोट्टम कमिश्नरी के समतुल्य है और नाडु जिला के समतुल्य और कुर्रम ग्राम समूह के समतुल्य होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। बात किया जाए अगर मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1178 में गुजरात के अनिलवाड़ा में किया था। गुजरात के अनिलवाड़ा में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण होता है। उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय होता है। भीम द्वितीय के समय 1178 में गुजरात के अनिलवाड़ा में आक्रमण करता है। उसके बाद 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है तराइन के मैदान में, जिसे कहा गया तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में, जिसमें जीत हो जाती है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। वही 1192 में पुनः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इसी के उपलक्ष्य से भारत में मुस्लिम शासक स्थापित होते हैं। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के फलस्वरूप मुस्लिम राज्य प्रारंभ माना जाता है और यह किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर बात किया जाए बाबर का, तो यह तुर्क था जो 1526 में दिल्ली सल्तनत को हटाकर, लोदी वंश हटाकर यहाँ बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में। नेक्स्ट है गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? बात किया गया है गुरु नानक का, तो गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। 1469 में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। ये सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के प्रतिपादक या सिख धर्म के जनक गुरु नानक को माना जाता है। इन्होंने अपने धर्म उपदेश में मानव बंधुत्व का बात किया था। मानव बंधुत्व। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? राजपूताना का वो राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार किया वो था मेवाड़। मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी। अगर बात किया जाए मेवाड़ का तो 1568 में स्वयं अकबर आक्रमण करता है। 1568 में मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है अकबर के द्वारा। 1568 में, जिस समय वहाँ के राजा होते हैं राणा उदय सिंह। उस समय राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक होते हैं तथा जिन्होंने उदय सिंह के द्वारा ही वर्तमान में उदयपुर जो जगह है उसका स्थापना किया था। उदयपुर के संस्थापक हैं राणा उदय सिंह। मेवाड़ को वर्तमान उस समय का मेवाड़ आज का जो है वो है जगह उदयपुर और यहाँ आक्रमण किया जाता है अकबर के द्वारा 1568 में। हालांकि इस समय अधीनता स्वीकार नहीं किया जाता है राणा उदय सिंह के द्वारा। वही पुनः 1576 में अकबर का
सेनापति अकबर का सेनापति मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में युद्ध होता है, जिसे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। एक मिनट, आवाज़ आ रहा है। मेवाड़ देख रहे थे यहाँ पे, मेवाड़, तो मेवाड़ से 18 जून 1576 को युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अगर बात किया जाए अकबर का सेनापति रहता है, अकबर का सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां। वही अगर बात किया जाए महाराणा प्रताप का सेनापति हैं हकीम खान सूर। ध्यान देना है, सेनापति वो है मुस्लिम और जो रूलर है वो है हिंदू, दोनों ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण पुनः किया जाता है अकबर के द्वारा और उस समय भी नहीं मिला पाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एकमात्र जिसने संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था वो था मेवाड़ यानी कि आज का उदयपुर। ठीक है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है मेवाड़ से। एक है राणा उदय सिंह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब अकबर ने 1568 में आक्रमण किया था, जब मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण होता है उस समय वहाँ के रूलर कौन होते हैं, तो राणा उदय सिंह। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस समय रूलर कौन होते हैं, तो महाराणा प्रताप जिनके घोड़े का नाम था चेतक, याद रखना है। अगर बात किया जाए आमेर का, तो आमेर प्रथम शासक था, आमेर का शासक भारमल प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये जो था फर्स्ट था, आमेर का राजा भारमल ने प्रथम बार अधीनता स्वीकार की थी। सबसे पहला जो व्यक्ति था आमेर का शासक भारमल जिसने अधीनता स्वीकार की, तथा आमेर के शासक भारमल ने पुत्री हरखा भाई या जोधा भाई का विवाह अकबर से किया। हरखा भाई या जोधा भाई का विवाह अकबर से हो जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए मारवाड़ का, तो मारवाड़ पर अकबर का अभियान होता है 1570 में। मारवाड़ और बीकानेर पर 1570 में अभियान किया जाता है अकबर के द्वारा। वही आमेर में अगर बात किया जाए तो आमेर में 1562 में, और मेवाड़ का बात किया जाए तो 1568 में प्रथम और 1576 में द्वितीय बार। 1576 और 68 मेवाड़ पर 2 बार याद रखना है, 1568 में, 1576 में। वही आमेर का बात किया जाए तो आमेर में 1562 में आक्रमण करता है और वहाँ का शासक भारमल ने अपने पुत्री का विवाह अकबर से किया। पुत्री का नाम है हरखा भाई या जोधा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो आर्काट से बाहर करेगा और अंततः भारत से? किसने यह घोषणा किया था कि अंग्रेज को पहले तो आर्काट से बाहर करेगा और अंततः भारत से निकाल देगा? यह घोषणा किया था हैदर अली ने। हैदर अली का बात किया जाए तो यह मैसूर का शासक होता है 1761 में यह मैसूर का शासक बनता है। हैदर अली से बात किया जाए, 2 क्वेश्चन याद रखना है आंग्ल मैसूर संघर्ष से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष 1767 से 69 के बीच होता है। 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें हैदर अली की विजय होती है। अगर वही बात किया जाए टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पूछा गया था वह अंग्रेज को पहले तो आर्काट से निकालेगा, बाद में अंततः भारत से निकालेगा, यह घोषणा किया था हैदर अली ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बात किया जाए 1855 में संथाल जनजाति के द्वारा संथाल विद्रोह किया जाता है। 1855 से 56 ईस्वी के बीच संथालों के द्वारा संथाल विद्रोह किया जाता है जिसके नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और यह विद्रोह होता है झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। इनको द्वारा जो बाहरी लोग थे यानी कि अंग्रेज थे, इन्हें दीकू कहा गया था। अंग्रेजों को दीकू कहा गया था। संथालों ने यानी कि यहाँ के मूल निवासियों ने अंग्रेजों को दीकू कहा और ये दीकू
संथालों के भूमि में हस्तक्षेप करने लगे थे, जिसके कारण यह विद्रोह होता है। और इस संथाल जनजाति के द्वारा मेजर बारो को हरा दिया जाता है, मेजर बारो को मार दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, मेजर बारो। नेक्स्ट है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा? हरा सूचकांक का विकास विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी, हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो गठन होता है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद। वही अगर बात किया जाता योजना आयोग का, तो 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। बात किया जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो यहाँ पूछा गया है का मुख्य संबंध किससे था, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करने का मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन से था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में कथन ए है और कथन आर है। अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों में ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, हालांकि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह है गांधीनगर में। ऑप्शन हो जाएगा ए, गांधीनगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का कर है। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर है तथा टाइल सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, वही टाइल सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ? रूस में राजशाही शासन का अंत हुआ फरवरी 1917 में। फरवरी 1917 में। बात किया जाए रूसी क्रांति का, तो रूसी क्रांति होता है फरवरी 1917। नेक्स्ट है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाया गया था। 5 असहनीय कानून लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सिटोरिया नहीं है? कौन सिटोरिया नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मंदड़िया, सिटोरिया नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था कितना? यानी कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए कैलोरी मान कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 2400 कैलोरी। ऑप्शन हो जाएगा बी, 2400 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, बैंक दर का तात्पर्य क्या है? बैंक दर का तात्पर्य उस ब्याज की दर से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बटागत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बटागत करते हैं, वह कहलाता है बैंक दर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत है? केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा? अगर बात किया जाए निगम कर, तो निगम कर केंद्र सरकार वसूल करता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, यह भी केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। राष्ट्रीय बचत पत्र का विक्रय, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण, यह केंद्र सरकार के चालू खाते के आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2, निगम कर एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं की ओर यह लिखा जाता है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो कर लगता है उसे कहा जाता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किसकी? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। बात किया गया है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह आया था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर बात किया जाए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का, तो मोंटेग्यू उस समय के भारत के राज सचिव होते हैं। वही चेम्सफोर्ड का बात किया जाए तो चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते, भारत के वायसराय होते हैं चेम्सफोर्ड, और वही मोंटेग्यू भारत के राज सचिव होते हैं। अगर बात किया जाए भारत सरकार अधिनियम में प्रमुख प्रावधानों का, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी।
नात्मक। अगर हम देखें अभी वर्तमान का लोकसभा और राज्यसभा जो देखते हैं उसका कंसेप्ट जो आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 से ही आया था। वही अगर बात किया जाए प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ से याद रखना है प्रांत में अगर बोला जाएगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919, वही केंद्र में अगर द्वैध शासन बोला जाएगा तो वो हो जाएगा 1935। अच्छा, इससे और क्या अलग था, तो अगर बात किया जाए भारत सरकार अधिनियम 1919 का, तो इसी के तहत लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन जो बाद में 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे किया जाता है। ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में ली आयोग का गठन किया गया था। इसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही किया गया था। ठीक है, तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट का आधार बना था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगर बात किया जाए राम मनोहर लोहिया का, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बुक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अगर वही बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू का, तो ए लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर एवं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक है। अब्दुल कलाम आज़ाद का बात किया जाए तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 से 14 ईस्वी के बीच अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था 1912 से 14 के बीच। वही बाद में प्रेस सेंसरशिप एक्ट के तहत इसे बंद कर दिया जाता है। बाद में अल बिलाग, अल हिलाल पत्रिका का नाम बदल के अल बिलाग कर दिया जाता है 1915 में। अगर बात किया जाए सरोजनी नायडू का, तो सरोजनी नायडू का प्रमुख पत्रिका जो था वो इस प्रमुख जो बुक है वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका प्रमुख पुस्तक है। अगर बात किया जाए सरोजनी नायडू का, तो सरोजनी नायडू ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू 1925 में। बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी। समाजवाद को भारत के समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई गया 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1936 के लखनऊ अधिवेशन यह 49वां अधिवेशन होता है और अध्यक्षता कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही अगर बात किया जाए लाहौर अधिवेशन का, तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की संकल्पना दी गई थी। लाहौर में पूर्ण स्वराज की संकल्पना दी गई थी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सूची को 1 को 2 से सम्मिलित करें। कांग्रेस अध्यक्ष एवं अधिवेशन स्थल। डॉक्टर A.M. अंसारी का बात किया जाए तो डॉक्टर A.M. अंसारी 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। 1927 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर A.M. अंसारी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। अगर बात किया जाए पुरुषोत्तम दास टंडन का, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1950 में नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की 1950 में। सरोजनी नायडू का बात किया जाए तो सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगर बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस का, तो 1938 अधिवेशन हरिपुरा, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है वो है 31। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया था, यानी कि गर्मपंथी का प्रभाव कब हुआ था, तो गर्मपंथी का बात किया जाए तो 1906 के बाद जब स्वदेशी आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन के बाद 1906 अर्थात 1906 के बाद गर्मपंथी का प्रभाव होता है। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 1885 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1905 तक यह नरमपंथियों का कार्यकाल होता है। वही 1905 से देखा जाए तो 1905 से 1915 तक यह गर्मपंथियों का कार्य होता है और 1915 के बाद 1947 तक जो समय होता है वो होता है गांधी युग। 1885 से 1905 तक नरमपंथी, 1905 से 1915 गर्मपंथी और 1915 से 1947 ये से हम गांधी युग के अंतर्गत देखते हैं।
नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए, कौन सी ये घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? एचिंसन ने इस कथन किस आंदोलन से संबंधित कहा था? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के बीच। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित था, वही असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित था। असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन के संदर्भ में एचिंसन कहते हैं, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा, अगर बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 24 मार्च 1946, डेट याद रखना है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे किया गया था। अगर बात किया जाए संविधान सभा का, तो संविधान सभा से डेट याद रखना है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सभा होता है। प्रथम सभा, संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद याद रखना है 11 दिसंबर को अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वही अगर बात किया जाए 13 दिसंबर का, तो 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये सभी संविधान सभा के द्वारा ही किया जा रहा था। संविधान सभा को मूर्त रूप देते हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। अगर बात किया जाए संविधान सभा का, तो इसमें एक टोटल 11 बैठक हुआ था। टोटल 11 बैठक हुए संविधान सभा में। संविधान सभा में 114 दिन तक बहस हुआ था। संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए 114 दिन तक बहस हुआ तथा 8 बड़ी समिति एवं 13 छोटी समिति का गठन किया गया था। 8 बड़े समिति एवं 13 छोटे समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान में संशोधन, यह है अनुच्छेद भाग 20 में, भाग में पूछा गया था, भाग 20 में है संविधान संशोधन और यह अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में संशोधन से है। भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? SC ST के प्रशासन का विशेष उपबंध अनुसूची 5 में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुसूची 5 में। अगर बात किया जाए तीसरा का, तो तीसरा में वेतन भत्ता और शपथ का वर्णन किया गया है। तीसरा में वेतन भत्ता और पेंशन का वर्णन किया गया है। वही अगर बात किया जाए 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और यह बाद में जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुसूची है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत की महान्यायवादी से, यह है अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी, भारत में एक महान्यायवादी होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्यकाल इनका होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हालांकि महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, वो महान्यायवादी का कार्यकाल से संबंधित है। अगर बात किया जाए प्रथम महान्यायवादी का, तो प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। अगर बात किया जाए प्रथम महान्यायवादी का, तो प्रथम महान्यायवादी हैं MC सीतलवाड़। वही अगर बात किया जाए वर्तमान के, तो वर्तमान के R वेंकटरमणी महान्यायवादी हैं। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात किया जाए एक और यहाँ से याद रखना है, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। संसद के दोनों सदनों में महान्यायवादी भाग ले सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 88 के तहत इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है महान्यायवादी को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 76। ठीक है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 53 का, तो 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 53 में। वही 63 में उपराष्ट्रपति का से संबंधित है और 79 में संसद का वर्णन किया गया है। 79 में संसद, जिसके 2 सदन होंगे,
1979 में संसद का वर्णन किया गया है, जिसमें 2 सदन एवं 3 भाग होंगे। अगर बात किया जाए सदन का तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होंगे। वही अगर बात किया जाए पार्ट का तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा संसद। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा संसद। वही संसद के 2 पार्ट होंगे, 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया था? पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था धर आयोग की सिफारिश पर। 1966 में धर आयोग की सिफारिश पे हरियाणा राज्य का गठन हुआ। धर आयोग, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपने नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा? बात किया जाए नागरिकता का तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसका नागरिकता खो देगा। बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसे भारत की नागरिकता त्याग देनी पड़ेगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसका नागरिकता नहीं समाप्त होगा। सरकार की आलोचना करता है तो उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। यदि वह भारत का नागरिकता परित्याग कर दे तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेगा तो उसे का भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? बात किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का और इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 30 के बीच है। अनुच्छेद 25 से 30 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। बात किया जाए अगर 14 से 18 तक तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18 तक। वही स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 23 से 24 में अगर बात किया जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वही 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। बात किया जाए प्राक्कलन समिति में तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 जो भी होते हैं वो सभी लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30 और 30 सभी लोकसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल का बात किया जाए तो 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। जो भी पॉइंट बतलाया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए आप पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अगर जो भी पॉइंट डाउट लगे या दिक्कत लगे तो पूछना है। कमेंट ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन से निषिद्ध है? पक्ष परिवर्तन यानी कि दल बदल से संबंधित कौन सा है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है तो यह है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है और इसे 10वां अनुसूची में डाला गया है। 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह नेपच्यून का है। ट्राइटन नेपच्यून का उपग्रह है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। देखिए यहाँ से 3 याद रखना है, टाइटन, टाइटेनिया और ट्रीटॉन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो टाइटन जो है वो है जुपिटर का, टाइटेनिया सैटर्न का और ट्रीटॉन यूरेनस का। सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए इसे कुछ इस प्रकार से याद रखना है। टाइटन अगर देखा जाए डिक्शनरी के अनुसार तो अगर सेट लगाए होंगे तो देखे होंगे जो अरेंज करने के लिए दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, तो उसी तरह हमें यहाँ भी करना है टाइटेनिया। ठीक है, और उसके बाद है ट्राइटन। 3 उपग्रह है और तीनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो इसको सोल्व करेंगे। अगर बात किया जाए टाइटन का तो यह है सैटर्न का, यानी कि सैटर्न में लास्ट में हिंदी देख लेंगे। सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लगातार अगर क्रम देखें तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये कुछ ग्रह का क्रम है। ठीक है, तो टाइटन जो है वो है सैटर्न का, टाइटेनिया जो है वो है
यूरेनस का और नेपच्यून का है ट्रिटोन। तीनों, अगर तीनों को हम क्रम में डिक्शनरी से के अनुसार सजाएं तो इस प्रकार से, और जो ग्रह का क्रम है वो ये है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ट्राइटन यहाँ पे पूछा गया था, ट्राइटन, तो ट्राइटन किसका है, तो यह है नेपच्यून का। वही अगर पूछा जाता टाइटन किसका है, तो सैटर्न का, और टाइटेनिया अगर पूछा जाता तो वो है यूरेनस का। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड में निम्नलिखित में से किस एक का बना है, यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड किस एक का बना है। अगर बात किया जाए अर्थ क्रस्ट का, तो अर्थ क्रस्ट, मेंटल और क्रोड 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अगर बात किया जाए क्रस्ट का, तो इसमें प्रधानता होती है सियाल का, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिना का। अगर बात किया जाए मेंटल का, तो मेंटल में सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। वही अगर बात किया जाए कोर में, तो निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। इसमें पूछा गया था मेंटल के नीचे क्रोड में निम्नलिखित में किस एक से बना है, यानी कि निकेल प्लस फेरम का बना है। तो निकेल और फेरम में दोनों में से एक होगा, तो ये हो जाएगा लोहा, ऑप्शन हो जाएगा सी, निकेल प्लस फेरम का बना है कोर। नेक्स्ट है एक देशांतर की सार्वधिक दूरी कहाँ होती है। बात किया गया है देशांतर का, तो कुछ उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वो कहलाती है देशांतर रेखा। और पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या होती है 360, देशांतर की संख्या है 360। ये जो है इनका जो दूरी है वो जिस प्रकार से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो दूरी कमते जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी कमते जाएगा। देखिए अगर सबसे अधिक दूरी देखा जाए तो ये विषुवत रेखा पर है। वही अगर बात किया जाए ध्रुव पर, तो ध्रुव पर देशांतर रेखा जितना ध्रुव की ओर जाएंगे देशांतर रेखा के बीच की दूरी कमते जाएगी। यहाँ पूछा गया था एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, तो वो होता है विषुवत रेखा पर। हालांकि अगर देखा जाए अक्षांश रेखा में, तो अक्षांश रेखा का बात किया जाए तो अक्षांश रेखा कुछ इस प्रकार से होता है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो यह हमेशा बराबर होता है, यानी कि विषुवत रेखा के पैरेलल होता है, पैरेलल यानी कि हमेशा दूरी जो होगा वो होगा बराबर। तो इसमें पूछा गया था एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी, तो वो हो जाएगा विषुवत रेखा पे। वही एक अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा और हमेशा बराबर होती है, और वो होता है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तथा दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी होगी वो होगा विषुवत रेखा पर, जो 111.13 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भूपृष्ठ पर बनावट में अवसादी सेल का योगदान कितना है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेल का योगदान पूछा गया है, तो यह है 5%। नेक्स्ट है पेले आंसू, पेलेस टीयर की उत्पत्ति कब होती है, तो यह ज्वालामुखी उद्गार के समय। ऑप्शन हो जाएगा सी। कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, तो यह कहलाता है ह्यूमस। कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीला को ह्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। विद्युत जल शक्ति से पैदा किस स्थान पे, तो मेटूर कावेरी नदी पर, मेटूर बांध कावेरी नदी पर। ऑप्शन हो जाएगा डी, मेटूर में। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में किस में एक महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर इसमें सबसे अधिक कहाँ है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। ऑप्शन हो जाएगा डी, लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। वही अगर बात किया जाए सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम दादरा और नागर हवेली में सबसे कम है। दादर एंड नागर हवेली में सबसे कम है। वही अगर बात किया जाए महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक राज्य में हो जाएगा केरल। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल में, और वही सबसे कम का बात किया जाए तो सबसे कम महिला साक्षरता दर है बिहार में। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर राज्य में देखा जाए तो केरल में, और सबसे कम देखा जाए तो वो है बिहार में। अगर बात किया जाए यूटी में सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, और सबसे कम है दादर एंड नागर हवेली में। यहाँ पे पूछा गया था यूटी में सबसे महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है मरुस्थलीय वन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जोग या गरसोप्पा। अगर बात किया जाए
कर्नाटक में, तो कर्नाटक में शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर, शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, तथा कुंचिकल जलप्रपात यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो बराही नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुंचिकल जिसका ऊंचाई है 455 मीटर और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। तो कर्नाटक से 3 जलप्रपात याद रखना है, कुंचिकल जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात और जोगयागरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। तो ये तो सही है। आगे देखते हैं पापनासम जलप्रपात। पापनासम जलप्रपात हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु में तमीरबरनी नदी पर, तमिलनाडु में पापनासम जलप्रपात है, तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। धुआंधार जलप्रपात का बात किया जाए तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात किया जाए हुंड्रू जलप्रपात तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पापनासम हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी, जमशेदपुर, टाटानगर ये सभी स्वर्ण रेखा नदी के पर स्थित है। अगर बात किया जाए दामोदर का तो हजारीबाग और धनबाद ये सभी दामोदर नदी के किनारे स्थित है। दामोदर नदी पर है हजारीबाग, धनबाद। और दामोदर नदी का बात किया जाए तो इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है दामोदर। दामोदर जो है हुगली का सहायक है, हुगली का सहायक। ठीक है, जमशेदपुर पूछा गया था, यह है स्वर्ण रेखा नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर, यह है बुर्जिल दर्रा, यह है बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर की बात किया जाए तो यह है बनिहाल दर्रा से और यह स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। अगर बात किया जाए जोजिला का तो जोजिला का बात किया जाए तो यह है श्रीनगर टू ले, श्रीनगर टू ले है। अगर बात किया जाए बुर्जिल दर्रा का तो श्रीनगर टू गिलगित, श्रीनगर टू गिलगित है और श्रीनगर टू है ले। और बनिहाल जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर। पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ऑप्शन हो जाएगा सी, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है तथा भारत में स्थित सबसे बड़ा हिमनद है। भारत में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है तथा सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। अगर बात किया जाए सियाचिन में तो सियाचिन में याद रखना है 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था। सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमनद है सियाचिन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात किया जाए पिंक कारगिल तो कारगिल से याद रखना है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। कारगिल जो युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1999 को हुआ था और उसी उपलक्ष्य में 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए लद्दाख का तो लद्दाख सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संसदीय क्षेत्र है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। नेक्स्ट है सूरत को भारत का डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। सूरत को भारत का डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वही अगर बात किया जाए पिंक सिटी तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। अगर बात किया जाए झीलों का शहर तो झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और इसके संस्थापक बात किया जाए तो राणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी। उदयपुर को अभी हाल ही में वर्तमान में आर्द्रभूमि, प्रथम आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है। प्रथम आर्द्रभूमि शहर का दर्जा दिया गया है उदयपुर को। नेक्स्ट है भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? बात किया गया है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या का तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। वही नेशनल हाईवे की संख्या है 599। नेशनल हाईवे की संख्या 599 और नेशनल वाटरवे की संख्या है 111। दोनों याद रखना है, वाटरवे तो 111 और हाईवे तो 599। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र का तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द प्रयोग किया गया था एजी टेंसले के द्वारा, वही सिर्फ पारिस्थितिकी की बात किया जाए तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा यह शब्द प्रयोग किया गया था। बात किया गया है भारत में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सार्वधिक क्षेत्र में फैला है तो यह है सामुद्रिक। ऑप्शन हो जाएगा डी। सामुद्रिक जो क्षेत्र है सबसे अधिक फैला हुआ है पृथ्वी पर। ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांक में कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है अल्फा सूचकांक के द्वारा दर्शाया जाता है, अल्फा सूचकांक। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 16 सितंबर 1987 को किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षय से संबंधित है, ओजोन अपक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर बात किया जाए 5 जून का, तो 5 जून 1972 को UNEP का स्थापना होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। स्थापना होता है 5 जून 1972। इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और यह मनाया जाने लगा है। प्रथम बार जो मनाया गया 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को प्रथम बार मनाया गया, 5 जून 1974 को। अगर बात किया जाए 21 जून को, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसी उपलक्ष्य में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जून को घोषित किया गया योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई 21 जून को और यह प्रथम बार मनाया गया 21 जून 2015 को। 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाया गया। अगर बात किया जाए 22 सितंबर का, तो 22 सितंबर को हम प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस मनाते हैं, विश्व राइनो दिवस। 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाया जाता है, राइनो दिवस। और अगर बात किया जाए राइनो से, तो राइनो प्रोजेक्ट आया था 1987 में, राइनो प्रोजेक्ट 1987 में आया और राइनो दिवस मनाते हैं 22 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हुआ था 16 सितंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन गांधी ऑफ ग्रेन कहलाते हैं। गांधी ऑफ ग्रेन, ग्रेन यानी कि अनाज का बात किया गया है, गांधी ऑफ ग्रेन कहलाते हैं वंदना शिवा, ऑप्शन हो जाएगा बी। वंदना शिवा का संबंध गांधी ऑफ ग्रेन इन्हें कहा गया है। अगर बात किया जाए राजेंद्र सिंह को, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है राजेंद्र सिंह को। सुंदरलाल बहुगुणा का बात किया जाए, तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में 1973 में हुआ था। 1973 के चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। वही बात किया जाए मेघा पाटेकर का, तो मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1985 में हुआ था उससे संबंधित है मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटेकर। नेक्स्ट है कौन सा पंडित रविशंकर के गुरु थे। पंडित रविशंकर के गुरु कौन है, तो अलाउद्दीन खान। बात किया जाए अगर पंडित रविशंकर का, तो इनका संबंध सितार वादन से है, पंडित रविशंकर इनका संबंध है सितार वादन से। बात किया जाए बिस्मिल्लाह खान का, तो इनका संबंध है शहनाई वादन से, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन। अमजद अली खान का बात किया जाए, तो ये सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। अगर वही बात किया जाए अलाउद्दीन खान, तो ये भी सितार वादन है। अली अकबर खान का बात किया जाए, अली अकबर खान भी सरोद वादक हैं, अली अकबर खान सरोद वादक और अमजद अली खान सरोद वादक हैं और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। अलाउद्दीन खान के शिष्य होते हैं पंडित रविशंकर, ये प्रमुख सितार वादक हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खान। पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खान, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नर्तकी एवं शास्त्रीय नृत्य। अगर बात किया जाए बिरजू महाराज का, तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। यामिनी कृष्णमूर्ति का बात किया जाए, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति। बाला सरस्वती का बात किया जाए, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है बाला सरस्वती। वही संयुक्त पाणिग्राही, इनका संबंध है ओडिसी से, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध है ओडिशा से। ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 63। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। देखिए अभी अगर बात करें, तो अभी जो टाइम हो रहा है, देखिए आपको दिखलाते हैं 11:07 रात हो रहा है। अभी सभी लोग सोए होंगे और उस समय जाकर वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित में किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है। किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है। संतूर इनमें से कौन बजाते थे, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से है। हरिप्रसाद चौरसिया का बात किया जाए, तो हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पंडित रविशंकर का बात किया जाए, तो ये सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक। वही अगर बात किया जाए पंडित जसराज, तो इनका संबंध है तबला से, पंडित जसराज का संबंध है तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से और पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। वही यहाँ बात किया था संतूर, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक क्यों जाता है, तो अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा डी, अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए पहाड़ पर
पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का चाल क्या होगा? वस्तु को अगर ठंडा किया जाए तो चाल घटती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं, अर्थात उनकी चाल घट जाती है। अगर कोई वस्तु है, ये मॉलिक्यूल्स है, वाटर मान लिया जाए, सपोज डेट वाटर ही ले लेते हैं, इसे अगर गर्म करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट यानी कि अलग अलग हो जाएंगे और फ्रीली घूमने लगेंगे, अर्थात चाल जो होगा बढ़ जाएगा। वही अगर इनको ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ जाएंगे और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो इनकी चाल जो हो जाएगी घट जाएगी। पूछा गया था जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये कुछ हमारा अगर मिरर है और यहाँ से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है तो यह कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। यह नियमित परावर्तन या अनियमित भी हो सकता है। प्रकाश के परावर्तन ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस कितना होगा? अगर बात किया जाए P = 1/f, P = होता है 1/f। पावर दिया है 2 डायोप्टर प्लस का, यानी कि 1/100, यानी कि ये होता है मीटर में, चेंज करेंगे मीटर से सेंटीमीटर में तो 100 यानी कि 100 दूना 200, यानी कि फोकस दूरी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? एक्स किरण का प्रयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए क्यों किया जाता है? तो एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है और टेक्निकल तरफ से पूछा गया है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका काला बॉक्स कहा जाता है। उड़ान अभिलेखी जो यूज़ किया जाता है वायुयान में, इसका कलर जो होता है, अगर बात किया जाए कलर का तो कलर होता है नारंगी कलर, लेकिन इसे कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, जो उड़ान की परीक्षण रखता है, यानी कि डाटा रखता है, उसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है और इसका कलर जो होता है वो रेड ऑरेंज होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज सबसे पहले करने वाले कौन थे? यानी कि विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाले अग्रणी कौन है? तो ये हैं जेम्स जूल। जेम्स जूल के समान में जूल्स ला दिया गया और ये बराबर हो जाए, H बराबर होता है I² H बराबर होता है I² ठीक है। अगर बात किया जाए न्यूटन का, तो न्यूटन के द्वारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एवं ग्रेविटेशन दिया गया। न्यूटन्स के 3 नियम, गति के नियम और ग्रेविटेशन, यानी कि F = G m1m2/r², ये सभी न्यूटन के द्वारा दिया गया था। बात किया जाए अगर गैलीलियो गैलीली का, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व का व्याख्या न्यूटन के पूर्व गैलीलियो ने भी किया था तथा गैलीलियो गैलीली के द्वारा प्रथम बार दूरबीन का खोज किया जाता है। दूरबीन के खोज करता है गैलीलियो गैलीली। अगर बात किया जाए थॉमसन का, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, पूछा गया था विद्युत धारा के तापन प्रभाव और ये दिया गया था जेम्स जूल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। H जो बराबर होता है वो होता है I² यानी कि करंट के फ्लो के इंटू R यानी कि रेसिस्टेंस के और इंटू T के बराबर। H बराबर I² RT जूल। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर यह गणना पे कार्य करता है, काउंटिंग पे, और बाइनरी 0-1 पे काउंटिंग होता है इसका। डिजिटल कंप्यूटर गणना पे कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होता है? कंप्यूटर में जो एरर होता है किसके कारण होता है? तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण कंप्यूटर हमें एरर देता है। डेटा ही अगर हम गलत डालें तो उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो गलत हो सकता है, यानी कि डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण ज़्यादातर त्रुटियों का कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो कांच का अगर बात किया जाए तो कांच सिलिकॉन, बालू, सोडा, चूना का मिश्रण होता है। कांच का बात किया जाए तो बालू, सोडा और चूना का मिश्रण होता है। वही अगर बात किया जाए सीमेंट का, तो सीमेंट में चूना पत्थर, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, जिप्सम इत्यादि का यूज होता है। सीमेंट में अगर बात किया जाए तो सीमेंट में इसका प्रमुख संगठक जो होगा वो होगा सीमेंट का जिप्सम, बालू, चूना पत्थर, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। अगर बात किया जाए
सोडियम का, तो सोडियम शुद्ध धातु हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, सोडियम शुद्ध धातु है। बालू का बात किया जाए तो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, यानी कि सिलिकॉन ऑक्सीजन होता है, यह भी शुद्ध तत्व नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, सोडियम शुद्ध तत्व होगा। नेक्स्ट है ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। ऋण आवेशित यानी कि ऋणायन होगा, यानी कि मान लिया जाए यह है सोडियम और सोडियम पे आएगा इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस अगर होगा तो प्रोटॉन की संख्या इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाएगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाएगा प्रोटॉन का संख्या, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर बात किया जाए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता तो नेगेटिव आ रहा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगा प्रोटॉन का संख्या, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग के विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु वही जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की आयु, कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु वही पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। सम इलेक्ट्रॉनिक का बात किया जाए यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, दो एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे वो कहलाएंगे सम इलेक्ट्रॉनी। तो इसमें बात किया जाए कैल्शियम, और कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन हटा लिया गया है। बात किया जाए कैल्शियम का तो इसका एटॉमिक वेट नंबर जो होता है 20 और इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटा लिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा 18। अगर बात की जाए सल्फर, सल्फर होता है 2 16 और 16 में 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो हो जाएगी 18, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी, कैल्शियम 2+ और सल्फर 2-, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक डिनोट कर रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाता है क्या। अपस्फोटी एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या दर्शाता है, तो ये बतलाता है ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही उपयोग नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड का अगर बात किया जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का उपचार गठिया का उपचार में किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्यों। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर तो आने देता है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है लेकिन ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म का बात किया जाए तो इसका प्रयोग निश्चेतक यानी कि बेहोश करने के दवा बनाने में यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म का, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी यानी कि एनाटोमी। एनाटोमी के अंतर्गत पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचना का बात किया जाए तो एनाटोमी, वही अगर बात किया जाए मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में और आंतरिक संरचना एनाटोमी में। वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है वर्गीकी। यहाँ पे हो जाएगा शारीरिकी यानी कि एनाटोमी, ऑप्शन हो जाएगा सी। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो कस कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। समान खाद्य छत्रक जो यूज करते रहते हैं मशरूम के रूप में, तो वह ठसाठस भरा कवक जाल होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है श्वसन मूल यानी कि न्यूमेटोफोर्स पाया जाता है किसमें। न्यूमेटोफोर्स इनमें से किसमें पाया जाता है, तो राइजोफोरस में। राइजोफोरस में न्यूमेटोफोर्स पाया जाता है। न्यूमेटोफोर्स जलोदभिद लवणभिद पौधों में पाया जाता है न्यूमेटोफोर्स, ऑप्शन हो जाएगा बी। आलू किस कुल से संबंधित है। बात किया जाए आलू का तो आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च ये सभी सोलेंसी कुल से संबंधित है। आलू, टमाटर, मिर्च ये सभी सोलेंसी कुल से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आलू का संबंध सोलेंसी कुल से है। अगर बात किया जाए कंपोजिटी का तो कंपोजिटी से संबंधित है सूरजमुखी, गेंदा फूल। सूरजमुखी का संबंध है कंपोजिटी से। अगर बात किया जाए क्रूसीफेरी का संबंध है सरसों मूली
शलजम, ये सभी क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं। ग्रैमनी का बात किया जाए तो ग्रैमनी के अंतर्गत चना आएगा। वही अगर बात किया जाए कुकुरबिटेसी का तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। नख, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं तो यह बना होता है कैरोटीन का। केराटिन का बना होता है नख, खुर और सींग। इसे काटने से दर्द नहीं होता है। वही अगर बात किया जाए काइटिन का तो काइटिन कवक का कोशिका भित्ति बना होता है। काइटिन का कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट है योग्यता की उत्तरजीविता। योग्यता की उत्तरजीविता के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है तो यह किया गया था डार्विन के द्वारा। डार्विन ने योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। विकासवाद का सिद्धांत एवं विकासवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं डार्विन। विकासवाद के प्रतिपादक, विकासवाद के प्रतिपादक है डार्विन। अगर बात किया जाए पाश्चर का तो पाश्चर के द्वारा पॉस्चुराइजेशन की खोज की गई थी। दूध के लिए पॉस्चुराइजेशन की खोज पाश्चर के द्वारा की गई थी। अगर बात किया जाए हुगो डे ब्रिज का तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डे ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डे ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 87। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है कहाँ। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अमाशयी रस में। ऑप्शन हो जाएगा बी, अमाशयी रस में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम तथा साथ ही साथ अमाशय से निकलता है HCl का स्रावन अमाशय से ही होता है तथा HCl का स्रावन अमाशय से होता है। पेप्सिन एंजाइम में पाया जाता है अमाशयी रस में। अगर बात किया जाए अग्नाशयी रस का बात किया जाए तो अग्नाशयी रस में जो होगा वो हो जाएगा ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज तथा अल्फा बीटा और गामा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन का निष्कासन होता है। अग्नाशयी रस बात किया जाए अग्नाशय का तो अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। इससे स्रावित होने वाला एंजाइम का बात किया जाए तो ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज है तथा अगर बात किया जाए अल्फा से इंसुलिन हार्मोन, अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। अगर बात किया जाए गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है HCl। अगर बात किया जाता है स्लेवरी जूस का तो स्लेवरी जूस में सलाइवा के द्वारा निर्मित होता है। स्लाइवरी जूस सलाइवा यानी कि लार ग्रंथि से सेक्रेट होता है। यहाँ पे पूछा गया था पेप्सिन निकलता है अमाशयी रस से। ऑप्शन हो जाएगा बी। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। नेक्स्ट है चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है तो यह है सिक्किम और भूटान के बीच है चुंबी घाटी। ऑप्शन हो जाएगा बी, चुंबी घाटी सिक्किम में है। वही अगर बात किया जाए मेघालय में तो मेघालय में मालदा फॉल्ट है। मालदा फॉल्ट जो है वो मेघालय के पास स्थित है। उत्तराखंड का बात किया जाए तो उत्तराखंड में प्रमुख है फूलों की घाटी चमोली जो है उत्तराखंड में फूलों की घाटी के से प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश का बात किया जाए तो युमथांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया था चुंबी घाटी यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। वही अगर बात किया जाए देश में सबसे अधिक कौन सा देश है जो कॉफ़ी का उत्पादन करता है तो वो है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का कंट्री है ब्राज़ील जो कॉफ़ी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई। जिनकी छवि को 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी वे थे मीराबाई का भारतीय टिकट पर मुद्रा छवि जारी किया गया। यह जारी किया गया था 1952 में 1 अक्टूबर 1952 को मीराबाई की फ़ोटो का अनावरण किया गया था डाक टिकट पे। नेक्स्ट है कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है। बात किया जाए संतोष ट्रॉफी का तो यह फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। सुब्रोतो कप का संबंध फुटबॉल से है। वही मुंबई गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। मुंबई गोल्ड का संबंध हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है तो भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड। वही अगर बात किया जाए फ्रांस और भारत के बीच तो गरुड़ वरुण शक्ति 3 युद्ध अभ्यास रखना है। गरुड़ वरुण और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है। यूएसए और भारत का बात किया जाए तो यूएसए और भारत के बीच होता है वज्र प्रहार।
यहाँ पे पूछा गया था हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखना है 24 जनवरी 1966। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रीय किसान दिवस, तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, और यह चौधरी चरण सिंह का जन्म तिथि होता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म तिथि होता है 23 दिसंबर, इसलिए 23 दिसंबर को मनाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ये 5वें प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है किस देश में एक से अधिक मानक मेरिडियन है? टाइम जोन की संख्या है एक से अधिक, इनमें से किस देश में है? तो यह है यूएसए में। यूएसए में मानक मेरिडियन की संख्या है 9। मानक मेरिडियन की संख्या 9 है। सबसे अधिक बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है वो है फ्रांस में। भारत का बात किया जाए तो भारत में मानक मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट मानक मेरिडियन है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। यूएसए में 9 मानक मेरिडियन हैं। भारत, अफगानिस्तान और जापान में एक एक टाइम जोन है। नेक्स्ट है कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? कौन सा फसल सूखा सहिष्णु यानी कि सूखा में भी उत्पन्न हो जाता है? तो वह है बाजरा। और बाजरा यह राजस्थान का प्रमुख कृषि उत्पादक है। बाजरा उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो है राजस्थान। बाजरा उत्पादन में यानी कि राजस्थान जो डिजर्ट एरिया है, सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है, वो है बाजरा को, ऑप्शन हो जाएगा ए। किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बीएचयू के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। बात किया जाए मदन मोहन मालवीय का, तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगर बात किया जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था, जिसमें समिति का नाम था तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को तहकीकात कमेटी जो कांग्रेस से संबंधित था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये एक प्रमुख कट्टर हिंदू नेता रहते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 एवं 1918 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। मदन मोहन मालवीय का बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन 1909 एवं 1918 की अध्यक्षता किया जाता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इन्हें महामना की उपाधि दी जाती है गांधी के द्वारा। ठीक है, अगर बात किया जाए मदन मोहन मालवीय को, तो इन्हें 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन यह श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीनगर में। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 1971 में। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1971 में। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आंदोलन की शुरुआत हुआ था राजस्थान से। बात किया जाए सूचना का अधिकार अधिनियम, तो यह भारत में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ। यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रारंभ हुआ था। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा 100 क्वेश्चन, और इसी तरह सेट नंबर 29 भी होता है समाप्त। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं शुरू। आप लोगों को वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर जाइएगा, तथा अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतला देना है। साथ ही साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें, ताकि चैनल अभी नया है, इसे और एक अलग लेवल के ऊंचाई पर लेकर जाना है। इसमें आप लोगों की सहयोग उपेक्षित है। तो चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए एवं इस प्रकार इतना प्यार देने के लिए।